हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अगर ये बेटा वीडियो तुम्हारे पास गलती से भी पहुंच गई ना, खुश हो जाओ, बिकॉज इस वीडियो के अंदर जो बच्चा पास होने की भी स्ट्रगल कर रहा था ना, इस वीडियो को देख के उसका भी गारंटेड A+ O ग्रेड आएगा। कैसे आएगा मैं बता के चलूंगी। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँ हमारे 50% सिलेबस रिडक्शन के बारे में। 50% कहने की बात है, 50% ज्यादा सिलेबस रिडक्शन तुम्हारी आंखों के सामने करके दिखाऊंगी। सेकंड बात करूंगी तुम्हारे पेपर के पैटर्न के बारे में, जिससे तुम्हें यह जवाब मिल जाएगा कि मैम क्या अकेली थ्योरी मुझे पास करवा सकती है, नहीं करवा सकती। बेटा तुम्हारे बिजनेस स्टैट्स के पेपर में जितना मेरा एनालिसिस था, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, मैं सारा का सारा तुम्हें इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके बाद तुम्हें कुछ भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो बच्चा पैनिक मोड के अंदर है कि मैं क्या करूं, मेरे पास एग्जामिनेशन के लिए टाइम ही नहीं है, बेटा वो इस वीडियो को देख लेना, तुमको एक ही चीज क्लियर हो जाएगी। और तुम स्ट्रगल कर रहे थे पास होने के लिए, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारा गारंटेड A+ आएगा अगर तुमने मेरी कही हुई बात सुन ली। जितना मेरे पास एक्सपीरियंस था, जितना तुम्हारा मैंने प्रीवियस में पेपर एनालाइज किया, जितनी तुम्हारी गाइडलाइंस एनालाइज करी, हर चीज बता दूंगी कि कितनी गाइडलाइंस तुम्हारी सच है, कितनी गाइडलाइंस झूठ है, कितना परसेंट पेपर गाइडलाइन में से आता है और कितना परसेंट पेपर ऐसा है जो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है पर कभी जीवन में तुम्हारे पेपर में नहीं आया। तो चलो सबसे पहले तुमसे ये बात करेंगे कि बेटा थ्योरी का मुझे अकेले पास करवा सकती है। तुम्हारे पिछले 2 साल का पेपर मैं इवैल्यूएट करके दिखाती हूँ। ये तुम्हारे पेपर का पैटर्न है, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज तुम्हारा पेपर पैटर्न आ रहा है। और पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हारे इस वाले एग्जाम के अंदर भी बिल्कुल सेम तुम्हारा पेपर पैटर्न कंटिन्यू होगा। अब मैम ये जो आपने ग्रीन मार्क कर रखा है, ये बेटा पूरी पूरी तुम्हारे थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो मार्क हो रखे हैं, और जो भी रेड मार्क है वो तुम्हारा प्रैक्टिकल को डिफाइन करता है। अब देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है, उसके अंदर सारी यूनिट का मिक्स आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई भी 6 या 8 तुम्हें अटेम्प्ट करने होते हैं और बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड होता है। जिस बच्चे को फॉर्मुला पता है एक बारी में वो इन क्वेश्चन को क्रैक कर सकता है। हार्डली तुम्हारे 5 से 10 मिनट लगते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जैसा तुम्हारा 2024 में आया था, बिल्कुल एज इट इज सेम पेपर पैटर्न तुम्हारा चल रहा है 2025 के अंदर भी। अब बेटा देखो इसके और पार्ट के अंदर क्या होता है, और पार्ट के अंदर तुमसे यूनिट 1, यूनिट 2 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी कंडीशनल वाली, उससे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, और बिल्कुल सेम चीज आपकी कंटिन्यू हुई थी 2025 के अंदर भी। ये तो मेरे यूनिट 1 का मामला हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, आपका जो क्वेश्चन आता है वो डिस्क्रिप्टिव से, मोमेंट, स्क्यूनेस, कर्टिसिस से, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, या फिर और के अंदर आएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 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 प्रोबेबिलिटी। इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बच्चों को समझ में ही नहीं आता, पर बेटा उसका भी सोल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड करूंगी इस वीडियो के अंदर कि जिस बच्चे को प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होती है, बच्चे से पूछो कि मैम सबसे मुश्किल पेपर कौन सा लगता है, सबसे मुश्किल मेरा जो चैप्टर है कौन सा है, बच्चा कहेगा एक बारी में प्रोबेबिलिटी। उस चीज का सोल्यूशन दूंगी कि कैसे तुम प्रोबेबिलिटी मिनिमम टाइम में बिल्कुल मक्खन की तरीके से कर सकते हो, मैं बताऊंगी। बेटा देखो ये चीज थी बिल्कुल सेम एज इट इज, तुम्हारा पेपर पैटर्न कंटिन्यू है 2025 के अंदर भी, तुम्हारे पेपर के अंदर भी सेम ऐसे ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स नंबर, और में आएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी और इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, बाइफिकेशन देख लो, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल, ये तुम्हारा थ्योरी, एज इट इज बिल्कुल तुम्हारा कॉपी पेस्ट पेपर पैटर्न है। अब बेटा देखो ऐसे ही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 आया है, ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 आया। क्वेश्चन 4 में कोरिलेशन रिग्रेशन, और पार्ट के अंदर रिग्रेशन रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में टीएसए और इसके और पार्ट के अंदर टीएसए और रिग्रेशन। अगर तुम एक चीज सोचने की कोशिश करो तो बेटा इस केस के अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारी मिक्स चीजें चल रही है। एक यूनिट की चॉइस दूसरी यूनिट से नहीं आ रही, दूसरी यूनिट के साथ और यूनिट से भी आ रही है, और सेम चीज तुम्हारी कंटिन्यू हो रही है। अब बच्चे का सीधा सवाल, क्या थ्योरी मुझे पास करवा सकती है? नहीं बेटा, जो बच्चा ये सोच रहा है ना मैं तो सिर्फ थ्योरी ही करके जाऊंगा पेपर के अंदर, तो वो अपने पेपर में मैक्सिमम 33 नंबर की थ्योरी कर सकता है। जो बच्चा सिर्फ इसी भरोसे जा रहा है कि मैं सिर्फ थ्योरी ही करके जाऊंगा, तो सिर्फ और सिर्फ 33 नंबर की थ्योरी कर सकता है। जो बच्चा ये सोचता है कि मेरे को थ्योरी अटेम्प्ट ही नहीं करनी, तो बेयर मिनिमम 4 नंबर की थ्योरी उसको अटेम्प्ट करनी होती है। अब उन बच्चों की बात करते जो सोचते हैं कि मैम मेरा प्रैक्टिकल अच्छा है, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाऊंगा। अगर तुम सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाओगे, तुम अपने 90 में से 86 मार्क्स की प्रिपरेशन अपने प्रैक्टिकल से कर सकते हो। प्रैक्टिकल की इतनी पावर है कि तुम्हें 86 मार्क्स दिलवा देगा तुम्हारे 90 में से। अगर जो बच्चा सिर्फ प्रैक्टिकल से जा रहा है, थ्योरी बिल्कुल पूरी छोड़ के जा रहा है, और बच्चा अगर लगता है कि भाई मेरे को थ्योरी ही करनी है, प्रैक्टिकल नहीं करना, तो बेयर मिनिमम तुम्हें 57 नंबर का प्रैक्टिकल अपने पेपर के अंदर अटेम्प्ट करके आना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें 90 में से 90 की कवरेज करके चलनी है। तो अगर तुम्हारा टारगेट है कि मैम 90 में से 90 का पेपर अटेम्प्ट हो जाए, तो बेयर मिनिमम 57 नंबर का प्रैक्टिकल तो करके जाना ही पड़ेगा। तो इस विच मींस तुम्हारा सोल्यूशन मिल गया। क्या थ्योरी मुझे पास करा देगी? बिल्कुल भी नहीं कराएगी थ्योरी तुझे पास, तुझे प्रैक्टिकल करके ही जाना पड़ेगा। अब बेटा देख, सबसे पहले तो मैं समझाती हूँ यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक कितने से ऊपर, मतलब कहां से 9, 18, 14, 9 बेयर मिनिमम इतने की तो आती है, और मैक्सिमम लेवल पे 33 नंबर, 36 नंबर, 25 नंबर, 21 नंबर, 12 नंबर की आपकी यूनिट आती है। मतलब बेसिकली ये रेंज है कि आपके जो यूनिट 5 है इतने से इतने के बीच में आएगी। जो बच्चा ये सोचता है कि मैं सिर्फ यूनिट 5 छोड़ के जाऊंगा, तो बेटा अपने 9 नंबर का नुकसान लेके जा रहा है। जो बच्चा सोचता है कि मैं सिर्फ यूनिट 5 ही करके जाऊंगा, तो वो मैक्सिमम 12 नंबर का पेपर अपना अटेम्प्ट करके आ सकता है। इस चीज का ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है जी। अब कोई बच्चा ये सोचता है कि मैम क्या मैं यूनिट 4 या यूनिट 3 पूरी एलिमिनेट करके चले जाऊं, पूरा ही
छोड़ के चला जाऊं तो बेटा ये देख आप इतने इतने नंबर का अपना रिस्क लेके जा रहे हो, वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब इस वीडियो का ना तुम्हारे लिए कर रही हूँ बहुत कमाल की चीज, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन बता दूंगी जो तुम्हारे गाइडलाइंस में लिखे तो हुए हैं पर जीवन में तुम्हारे पेपर में नहीं आए कभी भी। अब बेटा वो कौन से क्वेश्चन है वो समझ के चलना, वो कौन से टॉपिक है वो समझ के चलना, एक एक यूनिट पे डिटेल एनालिसिस करके चलते हैं। मेरे जितनी एनालिसिस थी, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, सारा का सारा मैंने इस वीडियो के अंदर लगा दिया ताकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिले, एक ऐसा रिसोर्स मिले ताकि तुम एक सही डायरेक्शन के अंदर अपनी तैयारी करो। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर मेजरली 3 टॉपिक होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड तीसरा बेटा आपका होता है मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टिसेस। अब एक एक चीज को थोड़ा आराम से चलते हैं, धीरे धीरे समझाती हूँ। देखो अरिथमेटिक मीन करना है, अरिथमेटिक मीन के साथ साथ आपको वेटेज अरिथमेटिक मीन भी करना है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन नहीं आया पर आपको पढ़ के जाना है एक बार। मीडियन करना है, मोड करना है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन नहीं करना। गाइडेंस में लिखा है लिखे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर नहीं करना। प्रीवियस में क्वेश्चन इसके ऊपर आया नहीं, मैम मेरी मैडम ने कराया है, इंटरनल में आया है, मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं अरे बेटा ट्रस्ट करना मेरे ऊपर। मैं तेको बता रही हूँ आपके पेपर में कोई चीज पिछले 6-7 साल से नहीं आ रही तो क्यों अपना सिलेबस बढ़ा रहे हो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिलेक्टिव स्टडी करो, वो चीज पढ़ो जो मेरे पेपर में आने वाली है। ठीक है जी, क्वार्टाइल करना है बिल्कुल करना है, परसेंटाइल करना है, डिसाइल करना है। उसके बाद मेरा सवाल आता है एम्पेरिकल रिलेशन, भूल के भी छोड़ के मत जाना, 101% क्वेश्चन आएगा एम्पेरिकल रिलेशनशिप के ऊपर आपके पेपर के अंदर। यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है एम्पेरिकल रिलेशन, सपने में भी छोड़ के मत जाना। उसके बाद ग्राफ फॉर मीडियन एंड मीन, ये नहीं करके जाना। उसके बाद आपकी एक चीज मेंशन है आपकी गाइडलाइंस के अंदर, ग्रुपिंग मेथड फॉर मोड, गाइडलाइंस में मेंशन है पर बेटा पिछले 7-8 साल में कभी एग्जाम में आया ही नहीं। एक बात बताओ, जब गाइडलाइंस में तुम दे रहे हो, एग्जाम में कभी पूछ नहीं रहे तो गाइडलाइंस से हटा दो ना, हटाते भी नहीं है, पेपर में देते भी नहीं है तो भैया कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ता। अब मैं आपको बता रही हूँ बेटा, जितनी भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ ना, ऐसा नहीं कि 1 साल हो गया 2 साल हो गया बेटा, अभी के लिए आपको बता रही हूँ। पिछले 2 अटेम्प्ट थे, उधर भी यही चीज प्रिडिक्ट करी थी और तब भी ये ऐसा ही हुआ था जैसा मैंने बताया था। जो चीज छुड़वाई है गाइडलाइंस में लिखी हुई है बेशक, पर फिर भी आपके पेपर के अंदर नहीं आई है। ठीक है जी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की अगर मैं बात करूं, रेंज करना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज करना है, मीन डेविएशन दोनों तरीके से करनी है, मीन से भी और मीडियन से भी, इसके कोएफिशिएंट भी करना है, पर मीन डेविएशन अबाउट मोड नहीं करना। मैम गाइडलाइंस में लिखा, अरे लिखे रहते गाइडलाइंस के अंदर, आपको नहीं करना। मैंने बोल दिया पेपर में कभी आया ही नहीं, जब आना होता अगर तो कभी ना कभी पिछले 5-6 साल में आ जाता, आज तक नहीं आया, अब कहां से आ जाएगा। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेटा इतना स्टार मार्क टॉपिक है, कल पेपर खुलते ही तुमको सबसे पहले ये टॉपिक देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना हॉट टॉपिक और हर बार क्वेश्चन आता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा पेपर बन जाए और वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन ना बने। हमेशा करके जाना है इसको। ठीक है जी, आगे चलो, मोमेंट्स, स्क्यूनेस, कर्टिसेस के बारे में बात करो। कर्टिसेस का एक छोटा सा ही आपका जो है फॉर्मूला है, उसको करके जाना है पूरे तरीके से। मोमेंट्स के अंदर सेंट्रल मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स, मोमेंट ऑफ ओरिजिन, तीनों करके जाने। स्क्यूनेस में 2 तरीके थे, एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर। बेटा रिलेटिव मेजर करना है, एब्सोल्यूट मेजर के आपके क्वेश्चन जो है आपके आए नहीं है तो एब्सोल्यूट मेजर नहीं करना। ठीक है जी, अब मैम मुझे एक चीज समझा दो, यूनिट 1 से छोटे क्वेश्चन कौन से बनते हैं, बड़े क्वेश्चन कौन से बनते हैं। छोटे क्वेश्चन करेक्ट करो अरिथमेटिक मीन को, भाई कुछ ऑब्जर्वेशन थी गलत डाल दी, इनको हटा दे, नई वाली डाल दे। स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई पेपर नहीं बनता जिसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन ना हो। आपके पेपर के अंदर खुलते ही सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एम्पेरिकल रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन की रिलेशनशिप भी पूछी जाती है, तो इसको भी करके जाना है। बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, वो तुम्हारे पेपर को बनाएगा टफ, सीधी बात है, पेपर को बनाएगा टफ, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कोई सीरीज नहीं देगा, सीधा देगा तुम्हें कंटिन्यूस सीरीज। पेपर के अंदर मोस्टली यही देखा जाता है, हमेशा जो सीरीज उठ के आती है वो कंटिन्यूस सीरीज उठ के आती है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन देगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, उसका एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी मिस कर देगा, बोलेगा ढूंढो, तो भैया वो वाला स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन और वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कंसिस्टेंसी है या वेरिएबिलिटी है, बिल्कुल फेवरेट हॉट टॉपिक, ऐसा हो ही नहीं सकता पेपर के अंदर वो ना आए, 101% आएगा। उसके बाद आगे चलते, प्रोबेबिलिटी, जिस बच्चे को हमेशा डर लगता है कि प्रोबेबिलिटी कैसा होगा, उसका भी अल्टीमेट सोल्यूशन देकर चलूंगी। प्रोबेबिलिटी के अंदर पहले ये देखो तुम्हारे टॉपिक कौन कौन से आते हैं। ठीक है, सारे जो मैंने आपको टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, ये प्रोबेबिलिटी के तुम्हारे बेसिक ऐसे टॉपिक है जो कि हर बार आते ही आते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ टॉपिक जरूर आएगा, जैसे कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये चीज तुम्हारी गाइडलाइन में मेंशन है, पर पिछले 7-8 अटेम्प्ट के अंदर ये आई ही नहीं है कभी भी, तो इसको बिंदास छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा यहाँ पे ना कुछ बच्चे मुझसे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे कि मैम मेरे तो टीचर ने कराया है, मेरे तो कॉलेज में हुआ। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम अपने कॉलेज की सुनोगे, टीचर की सुनोगे, या फिर जो तुम्हारा पेपर का पैटर्न चल रहा है पिछले 3-4 बार से वो देखोगे तुम, और मतलब 3-4 बार की बात भी
नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ पिछले 6-7 बार से नहीं आया, तो वही वो चीज़ नहीं आनी, वो गाइडलाइन से भी नहीं हटाएगा ड्यू, गाइडलाइंस पे भी रख के रखेगा ताकि सिलेबस भी बड़ा लगना चाहिए, पर देगा भी नहीं। तो इसलिए तुमको जितना मेरा एनालिसिस था, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट के अंदर इवैल्यूएट किया, वो सारी चीजें मैंने तुम्हें इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी है। अब देखो, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट आएगा, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे आपके टॉपिक होते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं। और कभी कभार बहुत ऐसा नहीं है कि हमेशा आता ही है, पॉइजन और बायनॉर्मल की बात आपका उससे फिटिंग भी पूछ ली जाती है। अब देखो, मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताता हूँ जो कि तुम्हारे पेपर में कल खुलते तुमको दिखाई देंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर बनता ही नहीं है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन के बिना। बेस थ्योरम बिल्कुल आएगी, पॉइजन बायनॉर्मल के बीच में एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 101% आएंगे सारे के सारे टॉपिक। ऐसा कोई पेपर ही सेट नहीं होता जिसके अंदर ये टॉपिक आपके ना हो प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। अब बच्चों को सबसे ज्यादा घबराहट इस चीज की होती है, प्रोबेबिलिटी मैं करूं कैसे, उसके लिए मैंने तुम्हें एक अल्टीमेट सोल्यूशन दे रखा है, बिजनेस स्टैट्स का प्रोबेबिलिटी वन शॉट। बेटा प्रोबेबिलिटी तुम्हारा 32 नंबर का आता है, बेयर मिनिमम लेवल पे 32 नंबर का आता है, वो प्रोबेबिलिटी का मैंने वन शॉट तुम्हें प्रोवाइड कर रखा है। बिल्कुल मक्खन तरीके से तुम्हारे प्रोबेबिलिटी के जितने यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, जितने सारे टॉपिक है, वो सारे मैंने वहां पे कवर करा रखे हैं। जिस बच्चे को लगता है कि मुझे प्रोबेबिलिटी वहां से करना है, 2 घंटे के अंदर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कवर हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब समझो, आगे चलते हैं। आगे बेटा अपनी यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे, कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में। कोरिलेशन रिग्रेशन, सबसे पहले इसका टॉपिक आता है मेरा स्कैटर डायग्राम का। स्कैटर डायग्राम करने नहीं करने, गाइडलाइंस में लिखा है, लिखे रहने दो, नहीं करने, बट इसकी इंटरप्रिटेशन जरूर करनी है। आपको पता है आर की जो वैल्यू होती है -1 से लेकर +1 के बीच में वेरी करती है, ठीक है जी, इसके बीच में होती है। आपको इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए कि पॉजिटिवली, नेगेटिवली, परफेक्ट, नो कोरिलेशन कब कब एग्जिस्ट करता है। ये आर की जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल 101%। क्यों पता करनी है भैया? आंसर की प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है। ये मैंने बेटा अपने लेक्चर्स के अंदर बच्चों को बता रखा है कि भैया आपको एग्जामिनर के माइंड से खेलना है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, उसको जितना बढ़िया आंसर बना के दोगे ना, एक छोटी सी चीज लर्न करके, उतना ईजी करेगा तुम्हारे लिए वो नंबर देना, बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हें नंबर देके चलेगा, ठीक है। आ जाओ सेकंड टॉपिक, कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का जो टॉपिक आएगा उसमें साथ साथ में तुमसे क्या पूछेगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बताओ, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन बताओ, प्रोबेबल एरर बताओ, स्टैंडर्ड एरर बताओ। तो कार्ल पियर्सन का जब भी क्वेश्चन बनकर आता है तो वे 3-4 पॉइंटर ये भी अटैच करके चलता है। उसके बाद रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। भैया आज तक कभी भी बिजनेस स्टैट्स का पेपर सेट ही नहीं हुआ जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया। आप 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% की गारंटी देती हूँ कि तुम्हारा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर ये भी बताती हूँ 2 चीजें होती है, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। तुम्हारा वाला आएगा रिपीटेड के अंदर, जिसमें एक्स में भी वाई में भी दोनों में चीजें रिपीट हो रही है, दोनों में जो तुम्हारी वैल्यूज हो रही है रिपीट हो रही है। वेरी वेरी हाई चांसेस है रिपीटेड का ही तुम्हारे पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा। और स्पीयरमैन का ऐसा क्वेश्चन है हर अटेम्प्ट में आता है, हर अटेम्प्ट के अंदर, तो इसको जरूर से करके जाना। अब बेटा बात करेंगे रिग्रेशन की। रिग्रेशन के अंदर 2 तरीके हैं, एक तो तुम्हारा लीनियर एनालिसिस और दूसरा तुम्हारा नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। ये तुम्हें नहीं करना, समझ में आ गया। लीनियर एनालिसिस के अंदर वो तुम्हें एक आधा पॉइंट और अटैच करके देता है, कौन सा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट बताओ। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी लीनियर एनालिसिस आता है तो ये पॉइंट वो अटैच करके देता है। आगे चलो, आगे तुम्हें बताऊंगी बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कोरिलेशन इन कोरिलेशन और रिग्रेशन। ये चीज, ये टॉपिक गाइडलाइंस में मेंशन है पर एग्जाम में पूछा ही नहीं गया तुमसे, तो फिर क्यों करके जाना, क्यों लोड लेना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम ये सब चीजें छोड़ जाओ, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तुमने सब चीजें पढ़ रखी है, पढ़ लो, अपने लिए पढ़ लो। पर जो बच्चा ऐसा है कि भैया मैम मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे को तो पेपर पास करवाना है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि गाइडलाइंस में लिखे हुए हैं पर तुम्हारे एग्जाम में पूछे ही नहीं गए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5-5, 6-6 साल तक तुम्हारे पेपर में पूछे नहीं गए। तो पहले तो उन टॉपिक को एलिमिनेट करो। बच्चे को इसी चीज की नॉलेज नहीं होती, मैं उसको ये नॉलेज प्रोवाइड करूँ कि बेटा ये टॉपिक तुम्हारे पेपर में आ ही नहीं रहे, इनको हटा। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार आ रहे हैं उनको पहले कर ले। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा ये एम है तुम्हारे साथ। उसके बाद ग्राफिकल मेथड ऑफ ड्राइंग, फ्री हैंड रिग्रेशन लाइन, ये नहीं करके जाना, नहीं करके जाना, नहीं करके जाना। आगे चलो मैम, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तुम्हारा क्वेश्चन आएगा और के अंदर ऐसे, सबसे पहले बोलेगा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालो, वो भी रिपीटेड वाला आएगा जिसमें एक्स में वाई में दोनों में वैल्यूज रिपीट हो रही है। साथ साथ में क्वेश्चन कैसा आएगा, रिग्रेशन बताओ, इक्वेशन बताओ एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट बताओ। और के अंदर कैसे पूछा जाएगा, रिग्रेशन, इक्वेशन, कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब bxy, byx और r तुमसे बोलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ एरर ऑफ एस्टीमेट बोलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बोलेगा। अब देखो छोटा क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछा जाएगा, कैलकुलेट करो रिग्रेशन का कोएफिशिएंट दैट इज bxy, byx और कोरिलेशन का कोएफिशिएंट दैट इज r की वैल्यू कैलकुलेट करो। इससे तुम्हारा छोटा क्वेश्चन बनकर आता है, ठीक है जी। अब बेटा बात करेंगे टीएसए की यूनिट नंबर 4। अब देखो मैं बताती हूँ तुम्हारे लिए बहुत कमाल की चीज, टीएसए के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं करना, आंख बंद करके छोड़ दे, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, सेमी एवरेज। बहुत से लोग, बहुत से टीचर्स इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहे हैं, वो ये भी नहीं देखते कि पेपर के अंदर पूछे भी नहीं जा रहे कितने टाइम से वो। तो बेटा ये वाले आप छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करना क्या है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जिसको मैं लीनियर ट्रेंड भी कहती हूँ, सेकंड डिग्री पैराबोला जिसको मैं नॉन लीनियर ट्रेंड भी कहती हूँ। इसके अंदर भी कहानी आसान कर दूं, दोनों में से एक कर जाओ, दोनों
के अंदर आएगी तुम्हारी चॉइस, दोनों में से एक कर जाओ जो तुम्हें आसान लगता है। अब आसान कैसे लगेगा मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी वेट करो। सबसे पहले तुम्हें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ये करके जाना है, कन्वर्जन ऑफ एनुअल लीनियर ट्रेंड इक्वेशन इनटू मंथली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली। ये बेसिकली तुम्हारा बेटा लीनियर इक्वेशन, ये ली स्क्वायर के अंदर यहाँ पे अप्लाई होता है। तो वो बोलते हैं कि जो भी तुम्हारी इक्वेशन है ना उसको मंथली में, सेमी एनुअली में, क्वार्टरली में कोई भी आ सकता है उसमें कन्वर्ट करो, या फिर इसका वाइस वर्सा केस भी आ सकता है। अब सेकंड डिग्री पहला बोला जिसको मैं कहती हूँ नॉन लीनियर ट्रेंड, तो इसके अंदर ये जो कन्वर्जन होता है ना एनुअल का, इनके अंदर वो नहीं आता। तो देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मेथड ऑफ ली स्क्वायर वैसे तो बहुत ईजी है, पर इसके क्या होंगे, तुम्हारे पास 4 से 5 पॉइंटर्स होंगे जो कि तुम्हें सॉल्व करने होंगे। ऐसे 4 से 5 चीजें तुम्हें गिवन होगी। सेकंड डिग्री पहला बोला वैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्लाइटली डिफिकल्ट है, बट बेटा इसके अंदर क्या कि तुम्हारे एक दो चीजें तुमसे पूछी जाएगी, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो इट इज अप टू योर चॉइस, तुम्हें ली स्क्वायर करना है, तुम्हें सेकंड डिग्री पैराबोला करना है। इसमें भी ऑड या इवन कुछ भी आ सकती है ऑब्जर्वेशन। छोटा क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन ऑफ ट्रेंड इक्वेशन और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब देखो बेटा मैं तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने अपने साथ तुमको 6.5 घंटे के अंदर प्रैक्टिकल करा रखा है यूनिट 1 से यूनिट 5 का। जो बच्चा इसको कर लेगा ना उसको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज एक एक चीज मैंने क्या मैम मेथड ऑफ ली स्क्वायर कराया या सेकंड डिग्री पैराबोला एक कराया, दोनों के दोनों कराया, जिस बच्चे को जो आसान लगता है वो कर ले, हर चीज करवा रखी है। अब यूनिट 5 की बात करते हैं। तुम्हें पता है इंडेक्स 3 तरीके के होते हैं, प्राइस इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स। मेरे पेपर में कौन सा आएगा, मोस्ट हाई चांसेस है प्राइस इंडेक्स आएगा। अब बहुत सारे मेथड निकालने के, दैट इज लैस्पेरे के हिसाब से, पाशे, फिशर, मार्शल, केली, बोली। उसके अंदर मार्शल, केली, बोली नहीं करना मेरे को, मैम पेपर में है, गाइडलाइन में, अरे पेपर में नहीं आया, प्रीवियस में तुमसे नहीं पूछा गया, तो 3 करके जाने। पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट ऑफ एडुकेसी भी करके जाना, बिकॉज काफी बार तुम्हें बोला जाएगा कि फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर क्यों है, टेस्ट ऑफ एडुकेसी बताओ, रिलेट करके बताओ, तो ये तुम्हें करके जाने हैं। आगे बेटा बात करेंगे सीपीआई की, सेकंड टॉपिक जो करके जाना है इंडेक्स नंबर से। उसके अंदर कौन कौन से मेथड है, 3 मेथड, फैमिली बजट मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और जीएम मेथड। जीएम मेथड छोड़ के जाओ, ये दोनों मेथड करके जाने। और सीपीआई जब भी कैलकुलेट करना सीखोगे, साथ साथ में सीखना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कैलकुलेशन, कि भैया अब तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसकी क्या वैल्यू, कितना % इंक्रीज है डिक्रीज है, ये कैलकुलेशन करके जानी है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर इसके साथ आता ही है। उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन ऑन बीएससी, सेंसेक्स, निफ्टी, एनएससी, निफ्टी, ये गाइडलाइन से मेंशन है, पर एग्जाम में नहीं आई। एक आधी बार कभी बहुत पहले आई थी तो वो थोड़ा सा थ्योरी का क्वेश्चन आया था, बाकी नहीं आई है। तो इसका जस्ट ओवरव्यू लेके जाओगे तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा, ऊपर से देख जाना, पर ये करके जाना नहीं है डिटेल के अंदर। क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स नहीं करके जाना, गाइडलाइंस में मेंशन है, कोई बात नहीं, पर एग्जाम में पूछा गया नहीं है। उसके बाद बेटा देखो, अब मैं तुमको इसमें भी आसान करके दे रही हूँ चीजें। आपका जो और का क्वेश्चन आएगा वो होगा लैस्पेरे, पाशे, फिशर, टेस्ट ऑफ एडुकेसी या फिर सीपीआई प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन दोनों में से अब इस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि मुझे दोनों नहीं करने, एक करना है, एक करके जाओ, दोनों में से एक बढ़िया करके जाना। अब बेटा देखो, ये मैंने तुम्हें समझा दिया, जितना मेरे पास नॉलेज थी, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, एनालिसिस था, मैंने सब चीज तुम्हें एक टू जेड प्रोवाइड कर दी। अब तुम्हें एक चीज करनी है, ये तो तुम्हारी पूरी कंप्लीट रिवीजन हो रखी है, तब तो तुम कर लो, वेल एंड गुड। बट बेटा अगर लगता है कि मैम मुझको मिनिमम टाइम के अंदर जो आपने पढ़ा है ना वो कवर करा दो, आप कह रहे हो ना कि A+ आ जाएगा, आप कह रहे हो ना कि 1 स्कोर कर लूंगा, मेरे ऊपर है, मैं ले आऊंगा, मेरे को वो क्वेश्चन करवा दो। बेटा देखो, वो मैंने आपको बिजनेस स्टैट्स के ब्रह्मास्त्र के अंदर करवा रखे हैं, जिसको बहुत नॉमिनल प्राइस पे मैं इस चीज को फोकस करूँ कि हर बच्चा ना एटलीस्ट बेयर मिनिमम ये तो कर ले। 6.5 घंटे के कम से कम के टाइम के अंदर मैंने तुम्हारा सारा प्रैक्टिकल कवर करा रखा है। 2x पे भी देखोगे, 1.5 पे भी देखोगे, तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर सिर्फ $5 के प्राइस के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो बच्चा यहाँ से कर सकता है। बस मैं ये कह रही हूँ कि कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो भी अगर कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि जो टॉपिक्स मैंने तुम्हें हटवाए ना वो हटा दो, और जिन टॉपिक में मैंने स्टार मार्क कर रखे वो ऐसे टॉपिक है जो तुम याद करोगे, कल पेपर खोलोगे ना अपना, याद करोगे कि हाँ मैम मैंने मैम की बात सुनी थी और मैम ने कहा था ये टॉपिक आएगा, तो पक्का मेरे पेपर में आ गया। तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल होगी उस चीज को देख के। चलो बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि सबका बेनिफिट हो। जो इस लास्ट मोमेंट पे पैनिक हो रहे ना कि मैं एक स्टैट्स करना करूँ क्या, तो उसका बेटा तुम्हारे आंखों के सामने सबसे पहले तो गाइडलाइंस में से मैंने सब चीजें हटा दी कि गाइडलाइंस में ये सारी चीजें नहीं करनी। उसके बाद जो सिलेबस बच गया उसके अंदर भी तुम्हें और के अंदर ऑप्शन दे दिया कि या तो ये कर ले या तो ये कर ले। तुम्हारा अगर तुम देखोगे ना मोटा मोटा तुम्हारा 50% से ज्यादा सिलेबस मैंने रिड्यूस करके दे दिया। बहुत कुछ हैंडफुल ऑफ टॉपिक्स है जो तुम्हें प्रिपेयर करने हैं अच्छे तरीके से। समझ में आ गया? ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा जाएगा तुम्हारा पेपर, बहुत सारी बेस्ट विशेष है। ये वीडियो लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना एंड कमेंट के अंदर एक छोटा सा हार्ट मेंशन कर देना ताकि मुझे समझ में आ जाए कि तुम्हें मेरी सारी बातें समझ में आ गई। एक शॉट के अंदर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और बेटा जिस भी बच्चे को लगता है कि मैम मुझे थोड़ी सी आपके असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, मैं खुद से कर लूंगा, खुद से कर लो। असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, मेरे वाले क्वेश्चन करने हैं वो कर लेना, वो मैंने बेटा आपको इस कोर्स के अंदर करवा रखे हैं। जिस बच्चे को लगता है कि मेरे को सिर्फ प्रोबेबिलिटी करनी है तो उसका भी मैंने वन शॉट आपको यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। ऑल द वेरी बेस्ट। अपना पेपर अच्छे से करके आना और फिर उसके बाद फोकस करना अपने नेक्स्ट पेपर के ऊपर।